हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब पर। परिवर्तन टीम की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में जो सब्जेक्ट आते हैं उनकी तैयारी आपकी इस चैनल पर कराई जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपकी जो हिंदी की क्लासेस है वो भी जारी हैं। तो हमने इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें देखा था कि संधि क्या होती है। संधि को हम लोगों ने पूरा पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज जो है हम लोग आपका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है समास, उसको देखने वाले कि समास क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि समास क्या होता है। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है संक्षेपीकरण से। समास का शाब्दिक अर्थ हो गया संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण का अर्थ होता है किसी चीज को छोटा करना। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा से ही जो है क्वेश्चन बनते हैं। परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को हम समास कहते हैं। क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। अब आपने ये जाना कि परिभाषा में दो या दो से अधिक शब्द हैं। दो या दो से अधिक शब्द हैं तो कम से कम दो तो शब्द होंगे ही आपके। तो दो शब्द में एक पहला शब्द होगा, एक दूसरा शब्द होगा। तो जो पहला शब्द है उसे हम कहते हैं पूर्व पद या प्रथम पद, और जो दूसरा शब्द होगा उसे हम कहेंगे उत्तर पद या द्वितीय पद। जैसे आप उदाहरण से समझ लीजिए। उदाहरण है गंगा जल। तो गंगा जल में अगर आप देखें कि जो गंगा है उसमें उसको हम क्या कहेंगे? पूर्व पद या प्रथम पद, और जो आपका जल है उसे हम क्या कहेंगे? उत्तर पद या द्वितीय पद। दो शब्दों के मेल से बने शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो ये जो पूरा शब्द है गंगा जल, इसको हम कहेंगे समस्त पद या समासिक पद। अब इसे अगर हम बढ़ा के लिखें, फैला के लिखें तो लिखेंगे गंगा का जल। और ये जो आपने गंगा का जल लिखा है इसे कहते हैं समास विग्रह करना। विग्रह का अर्थ होता है फैलाना। ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया? गंगा जल को गंगा का जल, और ये विध क्या कहलाएगी? आपकी समास विग्रह। ठीक, तो ये जो चीज़ें हैं कि पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको यही नहीं मालूम होगा तो आप इसके भेद को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि भेद जो है वो इन्हीं के आधार पर होता है। ठीक है, आपने परिभाषा देखी। परिभाषा क्या थी? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को हम समास कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि समास किसे कहते हैं। तो समास किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को हम समास कहते हैं, या दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। तो अगर आपको ने संधि पढ़ी है तो दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, और समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को हम समास कहते हैं। फिर आपने देखा कि क्या होता है पूर्व पद और क्या होता है उत्तर पद। जो समास जो बना, जो शब्द बना, उसमें पहला शब्द जो होगा उसे हम कहेंगे पूर्व पद, और जो दूसरा शब्द होगा उसे हम कहेंगे उत्तर पद। और ये जो पूरा शब्द है इसे हम कहते हैं समस्त पद या समासिक पद। जब हम इसे फैला के बढ़ा के लिखेंगे तो हो जाएगा गंगा का जल, और इसे हम क्या कहेंगे? समास विग्रह। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। अब इसके अलावा समास जो निर्भर करता है वो निर्भर करता है प्रधानता पर। प्रधानता किसकी? तो प्रधानता होती है पूर्व पद या उत्तर पद। मतलब समास जो निर्भर कर रहा है वो करता है प्रधानता पर। इसी के आधार पर ही समास के भेद किए जाते हैं। ठीक है, तो इस समास के भेद हम देखते हैं। समास के प्रकार कितने होते हैं? समास के जो प्रकार है मुख्यतः 4 होते हैं। ठीक, आप लोगों ने, बहुत से बच्चों ने पढ़ा होगा कि समास के 6 प्रकार होते हैं। तो उनको भी अभी हम देखते हैं कि कैसे आप लोग ने जो पढ़ा है वो 6 प्रकार कैसे हो रहे हैं। यहाँ पे हमने जो बताया आपको मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, वो किस प्रकार से। ठीक है, समास के जो प्रकार हैं वो प्रधानता के आधार पर ही होते हैं। प्रधानता किसकी? पूर्व पद की या उत्तर पद की या दोनों पद की, या फिर दोनों पद जो हैं वो अप्रधान कहलाएंगे। समास के प्रकार हो गए 4। कौन कौन से? पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, दोनों पद प्रधान और दोनों पद अप्रधान। तो पूर्व पद प्रधान में क्या होता है? किसी शब्द में जो पहला शब्द होगा, जो पूर्व पद होगा
वो प्रधान होगा, मतलब वो ज़्यादा महत्व रख रहा होगा दूसरे शब्द की अपेक्षा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन सा समास आ जाएगा? आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है, दूसरा जो है आपका प्रकार वो है उत्तर पद प्रधान, जिसमें जो दूसरा शब्द है वो प्रधानता रख रहा है। तो इसके अंतर्गत रखा गया है आपके तत्पुरुष समास को। तत्पुरुष समास के ही दो भेद हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। संस्कृत भाषा में क्या होता है, द्विगु समास और कर्मधारय समास को अलग अलग रखते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही द्विगु समास और कर्मधारय समास को रखते हैं। तभी यहाँ पर जो है मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर है दोनों पद प्रधान, मतलब ऐसा समास, ऐसा शब्द जिसमें दोनों ही पद जो हैं वो समान रूप से प्रधान हैं, तो वो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। फिर चौथा प्रकार जो है दोनों पद अप्रधान, मतलब कि जो दोनों पद दिए गए हैं वो प्रधान नहीं है, उसका तीसरा ही अर्थ होगा, तो वो उसमें कौन सा आपका समास आ जाएगा? बहुव्रीहि समास। इतना आपने समझ लिया कि समास क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को हम समास कहते हैं। फिर देख लिया कि पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, इसका हमने देखा कि जो हम इसको फैला के लिखेंगे इसको क्या कहेंगे? समास विग्रह कहेंगे। ये जो पूरा शब्द दिया गया है इसको हम क्या कहते हैं? समस्त पद। फिर हमने समास के प्रकार देखे, कितने प्रकार होते हैं? 4। किसके आधार पर इन प्रकारों को रखा गया है? प्रधानता के आधार पर। किसमें? पूर्व पद प्रधान जिसमें होगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका अव्ययी भाव समास। दूसरा है उत्तर पद प्रधान, जिसमें दूसरा शब्द जो है वो आपका प्रधान होगा, वो उसमें कौन कौन से समास आ जाएंगे? आपके तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। और तीसरा जो प्रकार है वो है जिसमें दोनों पद प्रधान हो, उसमें कौन सा समास आपका आएगा? द्वंद्व समास। चौथा जो प्रकार है वो है दोनों पद अप्रधान। दोनों पद अप्रधान में आपको कौन सा समास आ जाएगा? बहुव्रीहि समास। अब आपने देखा जो तत्पुरुष समास है उसमें दिए गए हैं 2 भेद, कौन कौन से? द्विगु समास और कर्मधारय समास। द्विगु समास और कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान है, लेकिन पहचान आप कैसे करेंगे? जो द्विगु समास में पहला पद होता है, पूर्व पद होता है, वो संख्यावाची होता है, वो संख्या होती है। ठीक है, तो आप इससे पहचान कर पाएंगे कि इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? जो पूर्व पद होता है वो विशेषण होता है और जो उत्तर पद होता है विशेष होता है। विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। अब हम देखते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है? हमने देखा ही था कि पूर्व पद प्रधान होता है किसमें? अव्ययी भाव समास में। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि निम्न दिए गए उदाहरण में किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तो आपको ऑप्शन कौन सा टिक करना होगा? अव्ययी भाव समास। क्यों? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, जो पहला शब्द है वही प्रधान होगा। अब जो पूर्व पद है आपका वो होगा क्या? जो पूर्व पद प्रधान आप कह रहे हैं वो पूर्व पद होगा क्या? तो वो पूर्व पद होगा अव्यय या अविकारी शब्द। जो पूर्व पद होगा या तो वो अव्यय होगा या अविकारी शब्द होगा। अव्यय या अविकारी शब्द का अर्थ होता है कि जिन पदों पर किसी भी लिंग, वचन, कारक काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो हमेशा एक से रहेंगे, उन पर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएंगे? अव्यय अविकारी शब्द। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है? जो पूर्व पद होता है वो अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा हो सकते हैं उपसर्ग। उपसर्ग जो हैं आपके संस्कृत भाषा में जो हैं वो 22 दिए गए, उर्दू भाषा में 19 हैं, हिंदी भाषा में 13 उपसर्ग की व्याख्या की गई है। किंतु क्या होता है अव्ययी भाव समास में कुछ जो हैं गिने चुने ही उपसर्ग हैं, उन्हीं से संबंधित उदाहरण आपको से पूछे जाते हैं। तो वो कौन कौन से उपसर्ग हो गए? बड़ा आ, अनु, निर, भर, प्रति, हर, इन्हीं से ही संबंधित जो शब्द पूछे जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा समास होगा, तो आपको बताना होगा। ठीक है, उदाहरण से हम समझ लीजिए कि उदाहरण क्या है? समस्त पद। समस्त पद का अर्थ क्या होगा? जो हमने भी पहले बात की थी कि समस्त पद जो पूरा शब्द होगा 2 शब्दों के मेल से बना, उसे हम क्या कहेंगे? समस्त पद। तो यहाँ पर आपका दिया गया है रात भर। ठीक है, अब आप इसका जो विग्रह करेंगे तो विग्रह हो जाएगा पूरी रात। तो रात यहाँ पर क्या है? रात यहाँ पे है एक अव्यय। क्यों? क्योंकि इस पर लिंग, वचन, कारक काल का प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
तो यहाँ पर रात क्या हो गई, आपका अव्यय हो गया। इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी रात। फिर दूसरा दिया गया है आपका प्रतिदिन। प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, प्रति। कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, प्रति। तो इसका क्या हो जाएगा विग्रह, हर एक दिन। तीसरा जो उदाहरण है आपका वो है निर्विवाद। निर्विवाद का जो समास विग्रह होगा वो होगा बिना विवाद के। तो निर्विवाद में आपका कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, निर उपसर्ग लगा हुआ है आपका निर्विवाद में। इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा बिना विवाद के। जो चौथा है आपका उदाहरण वो है बेकाम। जो बेकाम है, जो बे है, वो आपका उर्दू का उपसर्ग है। किसका उपसर्ग है, उर्दू का। तो इसका समास विग्रह क्या होगा, बिना काम के। फिर है यथामति। यथामति, ये जो यथा है वो आपका एक अव्यय है, इस पर किसी भी लिंग वचन कारक काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यथामति का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, मति के अनुसार। फिर है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में आप देखेंगे तो प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। आपने अगर संधि पढ़ी थी इससे पहले तो आपने देखा होगा कि इस उदाहरण को देख के आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन सी संधि होगी। पहली चीज, इसमें स्वर संधि होगी। स्वर संधि में कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। क्यों, क्योंकि आधा ता है और या है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, प्रति। तो इसका हो जाएगा आंख के आगे विग्रह। ठीक है, फिर है प्रत्येक। प्रत्येक में भी कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, प्रति। इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा हर एक। फिर आपका जो आठवां उदाहरण है वो है आजीवन। तो आजीवन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, आ। इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो पूरे जीवन हो जाएगा। तो ये जो उदाहरण हैं आपके, ज़्यादातर सभी एग्जाम में यही उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं। और ये जो उपसर्ग दिए गए हैं इन्हीं से संबंधित शब्द बनाकर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा समास है, तो आपको बताना होगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है और जो पूर्व पद है वो क्या होगा, अव्यय होगा या अभिकारी शब्द होंगे। अव्यय या अभिकारी शब्द क्या होते हैं, जिस पर लिंग वचन कारक काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो एक से रहते हैं, वो क्या कहलाएंगे, आपके अव्यय या अभिकारी शब्द। इसके अलावा पूर्व पद क्या हो सकता है, वो हो सकता है उपसर्ग। उपसर्ग में कितने हैं हिंदी में, 13, लेकिन आपसे कितने पूछे जाएंगे, वो कुछ गिने चुने ही हैं, वही पूछे जाएंगे। कौन कौन से, आ, अनु, निर, प्रति, भर और इस तरीके जो उपसर्ग हैं वही आपसे पूछे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये इतनी जो है ये प्रकार आपको अव्ययी भाव समास समझ में आ गया होगा। जो इससे आगे के जो प्रकार हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोगों से एक बात कहनी थी कि आपने देखा होगा जो आपका जल है वो आपके जल जो है आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन उपयोगी तभी है जब आप उसका उपयोग करते हैं। आप एक जगह पे कुआं खोद दीजिए और उसमें जल को एकत्रित कर दीजिए, लेकिन अगर आप उसको एकत्रित करके सिर्फ रखते हैं और उसका उपयोग नहीं करते हैं तो वो उतना लाभदायक नहीं होगा, वो खराब हो जाएगा क्योंकि आप उसका उपयोग नहीं कर रहे। तो जितने भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनसे एक बात कहनी थी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा और आप वीडियो ही नहीं देख पा रहे हैं तो वह आपके लिए लाभदायक हो ही नहीं पाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो देखें, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत लाभकारी होने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और अगर आपको इससे रिलेटेड जो PDF है, जो भी आपको कंटेंट चाहिए है, वो हमारा जो एक टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू।